दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम देखने जा रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज। और ये 2023 की टेस्ट सीरीज है। इसका एग्जाम डेट भी आ चुका है। एग्जाम डेट जो है वो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। इसके लिए आज हम जो है टेस्ट सीरीज देखेंगे। और ये टेस्ट सीरीज जो है वो चेतन मीणा जो इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विसेज का, उसकी टेस्ट सीरीज है ये। और अभी ये लेटेस्ट टेस्ट है जो 23 सितंबर 2023 को ये टेस्ट हुआ है। तो ये जो है टेस्ट, ये हिस्ट्री का टेस्ट है। यहाँ पे हिस्ट्री का टेस्ट है जो कि यूनिट सेकंड में आता है, इंडियन हिस्ट्री। इसमें यहाँ पे एंशिएंट और मिडाइवल के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। टोटल यहाँ पे हम 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये एमपीपीएससी के साथ साथ जो भी एमपी में एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, उसको आप लोग देखिएगा। और अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिएगा। चलिए फिर देखना स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नों को। इसका पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। देखिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता की बात किया जा रहा है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए जो सिंधु सभ्यता का जो टाइम है ये 2400 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक रहा है। और ये सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक युग है। मतलब यहाँ पे लेखन कला तो है, उनकी लेखन है, परंतु हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इस वजह से इसको आदि ऐतिहासिक युग में रखे हैं। इतिहास को 3 भागों में बांट के देखते हैं हम लोग। एक होता है प्रागैतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग क्या होता है? यहाँ पे जो भी घटनाएं होती हैं उनका हमें कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। और आदि ऐतिहासिक युग में लिखित तो है, लेखन है, परंतु हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक युग में क्या होता है कि लेखन भी है और हम उसको पढ़ भी चुके हैं। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनको ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी। इसका जो विस्तार था ये त्रिभुजाकार था। इसकी जो खोज किया था वो दयाराम साहनी ने किया था। और जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो निवासी थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और उनके पुरातत्वीय खोज दिए हुआ है। तो देखिए लोथल, ये लोथल स्थल कहाँ पे है? तो ये लोथल जो है ये गुजरात में है और ये भगवा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ से जो है वो गोंदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पे है। जो घग्गर नदी है इसके तट पे है। और कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। और यहाँ से जो है वो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा जो है ये गुजरात में है और ये लूनी नदी के तट पे है। और यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के जो 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है वो प्राप्त हुआ है। तो इसको 4 से मैच करेंगे। और बनावली कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है, रंगोई नदी के तट पर, रंगोई नदी के किनारे। और यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार अगर हम इसको देखेंगे, इसका सही जवाब मैच करेंगे तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे सूची 1 में हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। हस्तिनापुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। और नागार्जुन कोंडा किस नदी पे स्थित है? तो ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और पैठन जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार इसका जो सही मैच हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 1 2 3 4 1। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जो है वो सिंध में अवस्थित है? कौन सा जो स्थल है वो सिंध में स्थित है? तो देखिए यहाँ पे जो है हड़प्पा नदी का मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, ये जो दोनों स्थल हैं ये सिंध जिले में है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। इसके अलावा भी और देख लेते हैं। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और मोहनजोदड़ो चहुंदड़ो ये दोनों सिंध में है। और सुरकोटड़ा जो है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा, देखिए हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की जो खोज किया है वो दयाराम साहनी ने किया है, बिल्कुल सही सुमेलित है। लोथल की खोज जो किया है वो SR राव ने किया है, भी बिल्कुल सही सुमेलित है। सुरकोतड़ा की जो खोज किया है वो JP जोशी ने किया है। और धौलावीरा की जो खोज किया है
वो वीके थापड़। देखिए इसकी जो खोज है ये वीके थापड़ ने नहीं किया है, ये गलत है, तो इसका तो सही जवाब डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं धौलावीरा की खोज किसने किया है, तो धौलावीरा की खोज जो है वो आर.एस. बिष्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पे सोने के सिक्के हैं, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के हैं, लोहे का हल है और नगर संस्कृति है। तो देखिए भारत में जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी और वो अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात थी। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना की आधार सामग्री थी वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा तथा बनावली से प्राप्त होती है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये हड़प्पा सभ्यता, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पे लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो सबसे पहले तो नगर संस्कृति आएगी नंबर 1 पे। इसके बाद से आएगा लोहे का ज्ञान होता है उनको 1000 BC में। उसके बाद से जो है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और उसके बाद से जो है जो हिंद एवं शासक होते हैं 2वीं शताब्दी में, उन्होंने जो है सबसे पहले सोने के सिक्के चालू किए, जिसमें जो और इनकी सबसे ज्यादा संख्या जो है कुषाण के काल में बढ़ी। तो अगर इसको हम सही तरीके से मैच करेंगे, देखेंगे, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। देखिए बिल्कुल सही है, ये सभी स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के नियोजित शहर का विकास किया, ये भी बिल्कुल सही है। वो अपना नगर नियोजन के लिए ही विशेषकर ये फेमस थे, क्योंकि उनकी जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और उन सड़कों के दोनों किनारे पर जो है वो पक्की नालियां बनाई जाती थी और जिनको ईंट या पत्थर के टुकड़ों से वो ढकी हुई रहती थी। तो इस प्रकार ये दोनों तो सही हो गया। थर्ड है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। देखिए ये गलत है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं की जानकारी थी, उनको सोने चांदी के आभूषण वो पहनते थे, उनको जानकारी थी। और इसके अलावा भी तांबा और जो तांबा और टिन को जो मिला करके कांसा बनाया जाता था, इन सभी की जानकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को थी। इस प्रकार 3 वाला तो गलत हो गया, सही 1 और 2 होगा, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ये कथन है, कारण कह रहा है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे देखिए कथन तो सही है और कारण भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर है अब वो विलुप्त हो चुके हैं और जब उनकी खुदाई हो रही तब वो प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे जो है सही तो है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। देखिए जो पुरुष सूक्त का वर्णन हमें मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें जो है पुरुष सूक्त का जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे वेद दिए हैं, वेद टोटल 4 प्रकार के होते हैं, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे अथर्ववेद के बारे में किसकी जानकारी मिलती है, तो अथर्ववेद में जो है वो औषधियों से संबंधित जानकारी है। ऋग्वेद में ईश्वरीय महिमा का वर्णन किया गया है और यजुर्वेद में जो है वो बलिदान विधि का वर्णन है और सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कुछ वैदिक नदियां दी हुई हैं और उनके आधुनिक नाम है, उनसे मैच करना है। तो कुबा जो नदी है ये किसका आधुनिक नाम है, तो ये काबुल का नाम है। परुशड़ी जो है ये रावी का नाम है और सदा नीरा जो है ये गंडक का नाम है और शतुद्री जो है ये सतलज का नाम है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का क्या अर्थ है। तो ये जो भारतीय संस्कृति थी उसमें जो ऋतु का अर्थ होता था उसका मतलब होता था प्राकृतिक नियम। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, नेचुरल लॉ इसका मतलब होता था। तो ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है और ये सभी देवताओं का संबंध ऋत से था, यानी विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन वह ब्रह्मवाहिनी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना किया है। देखिए जो वेद मंत्रों की रचना किया है ऋग्वैदिक काल में, कुछ ऐसी ब्रह्मवाहिनी थी
जैसे उनका नाम था अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा। इन सभी लोगों ने जो है वो कुछ वेद मंत्रों की रचना किया है। तो दिए हुए ऑप्शन में लोपामुद्रा है, जिसका सही जवाब ए हो जाएगा, लोपामुद्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो देखिए जो प्राचीन भारत में निशाका का संबंध होता था वो स्वर्ण आभूषण से होता था, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए जातक कथाओं में हमें 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों की जानकारी मिलती है। पहला तो है निशाका। निशाका जो था ये प्रथम क्रम का था, और दूसरा था जो वो सुवर्ण था, और तीसरा जो था वो निशाका था। 3 प्रकार के सिक्कों की चर्चा मिलती है। ये सबसे उच्च क्वालिटी का था, ये सबसे निम्न क्वालिटी का सिक्का होता था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को कहा कि ये जो है ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आर्य हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं, लेकिन इनके जो मत को है वो इतिहासकारों ने खंडन कर दिया है, माना नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। देखिए जो गोत्र शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और इसका जो अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। तो इसका जो अर्थ होता है ध्यान रखिएगा, गोष्ठ होता है जहाँ पे जो समूचा कुल होता था उसका गोधन जो भी था वो पाला जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? देखिए जो ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध हुआ है ये लड़ा गया है परुष्णी रावी नदी के तट पे, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। और ये जो 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें सुदास का जो है वो 10 जनों के बीच जो युद्ध होता है उसमें सुदास जो विजयी होते हैं, इसका वर्णन जो है ये 10 राजाओं के युद्ध में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो कौन सी ऐसी जनजाति थी जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी? तो देखिए यहाँ पे जो जनजातियां थी वो यदु थी, द्रुहु थी, पुरु थी और तुर्वसु थी, और इसके अलावा जो है वो अनु थी। कीकट नहीं थी, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। कीकट जो है वो पंचजन से संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए कहा जाता था? देखिए जो यव शब्द जाना जाता था ये जौ के लिए कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में लिखित कथनों पर विचार करें। तो ऋग्वैदिक देवता इंद्र थे, इनके विषय में हमें बताना है। तो देखिए ये झंझावत के देवता थे, बिल्कुल सही बात है। और ये पापियों को दंड देते थे, ये तो ऐसा नहीं कहा गया है। और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी नहीं है। और ये वर्षा के देवता थे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सिर्फ कथन 1 और 4 जो है वो सही होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। देखिए जो इंद्र थे ना ऋग्वैदिक काल में, ये सबसे लोकप्रिय देवता थे। इंद्र के ऊपर ही केवल 250 सूक्त लिखा गया है, और इनको सबसे प्रतापी देवता के रूप में माना गया है। और इनको आंधी तूफान का देवता माना जाता है, वृतासुरहंता कहा जाता है, पुरनभित कहा जाता है, सुमापा कहा जाता है, शक्कृति कहा जाता है। ये सभी जो है वो इंद्र के नाम हमें मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, सत्यकाम जवाला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देता है ये उल्लेखित है। देखिए जो सत्यकाम जवाला की जो कथा है जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देता है ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, जिसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में कौन से कथन जो है वो सही है? देखिए जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे वो कवच और शिरस्त्राण जिसको हेलमेट कहा जाता था उनका उपयोग करते थे, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके पास इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो ऋग्वेद में कवच या जिसको वर्म कहा जाता है उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि उनकी जो सभ्यता थी वो लौह युगीन सभ्यता थी, और वो सोने और लौह से निर्मित कवच, हेलमेट इन सभी चीजों का प्रयोग करते थे। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना उनके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि उनके उत्खनन से ऐसा कोई उपकरण मिला ही नहीं है। अत्यंत साधारण कोटि के उपकरण मिले हैं जो इस बात की तरफ हमें संकेत करते हैं
जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो केवल भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान देते थे, ना कि ज्यादा वो युद्ध वगैरह में। सेकेंड है इसमें कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। देखिए ये तो गलत हो गया, क्योंकि सिंधु घाटी लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकेंड नंबर। थर्ड है ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोगों ने इस पशु को जानते थे। देखिए ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, वो लोग घोड़े को जानते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति मिली है, लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों की प्राप्ति हुई है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी लोग को घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए 2 और 3 गलत हो गया। इसका केवल जो सही जवाब हो जाएगा, केवल एक सही होने की वजह से ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस बात पर पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। देखिए जो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये रुम्मनदेही का जो स्तंभ अभिलेख है इस बात की पुष्टि करता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो बुद्ध के जीवन से कौन संबंधित थे, तो देखिए बुद्ध के जीवन से जो संबंधित थे वो कौशल और मगध, 3 और 4, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि जो दिए गए महाजनपद हैं इसमें से कौशल और मगध, इनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध अपनी शिक्षा के प्रसार के लिए जो है मगध और कौशल दोनों राज्यों में इन्होंने भ्रमण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम बताना है और उत्तर का चयन करना है। तो देखिए जो बुद्ध की संगीतियां हुई थी, टोटल 4 संगीतियां हुई थी। पहली जो उनकी हुई थी, पहली 483 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये राजगृह में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे, तो कश्यप अध्यक्ष थे, और राजा कौन था, तो अजात शत्रु था। सेकंड देखिए जो हुआ था ये 383 बीसी में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये देखिए वैशाली में हुआ था। और उस समय जो राजा था वो कालाशोक था, और जो अध्यक्ष था उस समय वो साबाकामी था। जो थर्ड नंबर की होती है, थर्ड नंबर की जो होती है वो 255 बीसी में होती है, और वो पाटलिपुत्र में होती है। और इस समय जो शासक था वो अशोक था, और जो इस समय अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस थे। फोर्थ नंबर की जो संगीति होती है ये कुंडलवन कश्मीर में होती है, और उसमें जो राजा था वो कनिष्क था, और इस समय जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। तो ये चारों संगीतियां हैं, तो देख लेते हैं इनका क्रम लगाएंगे। सबसे पहले तो होती है राजगृह में, फिर होती है वैशाली में, फिर उसके बाद से होता है पाटलिपुत्र में, फिर होता है कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया हुआ है, और इनको सुमेल करके उत्तर बताना है। देखिए जो बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी, इनको ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्ति होती है। और इन्होंने जो प्रथम प्रवचन दिया था ये सारनाथ में दिया था, और इसको जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और उनका जो निधन हुआ था ये कुशीनारा में हुआ था, जिसको साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मैच करेंगे तो सी इनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, अनात्मवाद सिद्धांत संबंधित है। देखिए जो अनात्मवाद सिद्धांत का मतलब है कि जो आत्मा में विश्वास न करता हो, वो आत्मा जैसी किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करता, उसको अनात्मवाद कहा जाता है। और ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए जो क्षणिकवाद है ये बुद्ध से संबंधित है। इस जीवन में इस जो जगत में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्षणिक हैं, कोई भी चिर और अस्थाई नहीं है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, बुद्ध से संबंधित है क्षणिकवाद। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। देखिए जो द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है इसके लेखक हैं सर एडविन अर्नोल्ड, और ये आधारित है ललित विस्तार पर। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, ललित विस्तार। ये गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है।
देखिए हीनयान और महायान, इन दो जो गुटों का विभाजन जो होता है ये कनिष्क के समय होता है। ध्यान रखिए कनिष्क का समय होता है जब फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, वहां पे ये जो है दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, एक महायान हो जाता है, एक हीनयान हो जाता है। देखिए जो इन दोनों जो मौलिक अंतर है ना वो ये है कि जो देवता की पूजा करते थे तो हीनयान में क्या है कि बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उनको एक देवता मान लिया गया है। तो हीनयान में तो वो एक महापुरुष थे, परंतु महायान में उनको देवता मान लिया गया और उनकी पूजा होने लगी, और इसी के साथ ही जो अनेक बोधिसत्व थे उनकी भी पूजा प्रारंभ हो गई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? यहाँ पे लोथल, तो लोथल जो है ये प्राचीन गोदीवाड़ी क्षेत्र था। सारनाथ जो था यहाँ पे बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, और राजगीर, राजगीर में जो है अशोक का सिंह स्तंभ नहीं है, राजगीर में नहीं है बल्कि ये सारनाथ में है। तो 3 वाला तो गलत हो गया, सही मैच नहीं है। और नालंदा, नालंदा जो है ये बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1, 2, 4 जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापन का युग है। तो देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था ये गुप्तों के समय में हुआ था, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ये जो विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था ये नालंदा, और ये दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट था। 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्तों के समय में यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, और सर्वप्रथम जो कुमार गुप्त प्रथम थे उन्होंने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, और बाद में जैसे बुद्धगुप्त तथा गुप्त और बालादित्य नामक जो शासक थे इन्होंने भी जो है कई सारे जो विहार हैं उसको दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भगवान बुद्ध ने लिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम चुनना है। देखिए जो 4 आर्य सत्य हैं, पहला है कि दुख है, दूसरा है दुख है तो दुख का कारण भी है, और कारण है तो दुख का निरोध है, और फोर्थ है कि दुख निरोध का मार्ग है जो अष्टांगिक मार्ग है। तो इसको अगर हम सही मैच करेंगे तो 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? देखिए जो जैन धर्म है उसमें पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल शब्द का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, कैवल। वैसे जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया था, उसके बाद उनको जो है जो जेम्बिर ग्राम के समीप जो रिजुपालिका नदी थी उसके तट पे एक साल का वृक्ष था, वहां पे इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो कैवल्य हो जाते हैं। बाद में वो खुद को केवलिन कहलवाते हैं, कहते हैं लोग उनको केवलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किस तरीके से हुआ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो जो जैन दर्शन है उसके अनुसार जो समस्त विश्व की रचना हुआ है, जो समस्त विश्व की रचना हुआ है वो जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव जो है ये चेतन तत्व है, और जो अजीव है ये जड़ या जड़ अचेतन तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य जो है वो उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से नहीं है, यहाँ पे जो जीव का तात्पर्य है ये व्यक्तिगत आत्मा से है। तो जैन मतानुसार जो आत्माएं होती हैं वो अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जो है वो जीवों का वास होता है। चाहे जो भी चीजें हैं इस विश्व में उसमें सभी में आत्मा होती है, और लेकिन वो आत्मा का जो क्वांटिटी होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पे जो है विकल्प ए सही हो रहा है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकृति का जो निर्माण हुआ है इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है, ये जैन दर्शन मानता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है वो है 14 पूर्व, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 14 पूर्व है, ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके कहा जाता है कि जो अंतिम नंद राजा था घनानंद, उसके समय में जो संबुद्ध, विजय तथा भद्रबाहु ये जैन संघ के अध्यक्ष थे, और यही जो है ये महावीर द्वारा प्रदत्त जो 14 ये पूर्व है इसके विषय में ये जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो देखिए जो महावीर का प्रथम अनुयायी था वो उनका दामाद जमाली था, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे।
देखिए जो पाटलिपुत्र है इसका संस्थापक पूछ रहा है, तो इसके जो संस्थापक थे वो उदयन था, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। जो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था वो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था ये उदयन, और ये उदयन ने ही जो गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाया और वहां पे ही जो है पाटलिपुत्र का स्थापना किया। बाद में उसने जो है अपनी राजधानी, ये भी ध्यान रखिएगा, उदयन ने जो अपनी राजधानी थी वो राजगृह से लेकर के पाटलिपुत्र जाता है, और इसके बाद भी जो जितने वंश आते जैसे शिशुपाल वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, इन सभी ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र को ही बनाया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र है वो वैशाली है, इसको किसने स्थापित किया था? तो इसको स्थापित किया था लिच्छवियों ने, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, और वैशाली जो है वो बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था, और लिच्छवी जो था, लिच्छवी में वज्र संघ जो है वो सर्व प्रमुख थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये है अगुत्तर निकाय में मिलती है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगुत्तर निकाय में जो है वो हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और बाकी ये जो खुद्दक निकाय हो गया, मध्यम निकाय हो गया, दीघ निकाय हो गया, ये तीनों ही जो है ये सुत्त पिटक निकाय है, तो ध्यान रखिएगा ये सुत्त पिटक निकाय है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है वो किस महाजनपद की राजधानी पूछ रहा है? तो ये अंग की राजधानी थी, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। जो उत्तरी बिहार का जो वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर वाला जिला है वो अंग महाजनपद कहलाता था, उसके अंतर्गत आता था, और इसकी राजधानी जो है चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मालिनी मिलता है, इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो मालिनी मिलता है। और दीर्घकाय निकाय के अनुसार जो है इसका जो निर्माण हुआ था चंपा का, इसके जो निर्माण की योजना बनाया था उस समय वास्तुकार जो थे वो महागोविंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये मगध जो साम्राज्य था उसके राजवंश दिए हुए हैं, नंद वंश है, शुंग वंश है, और यहाँ पे मौर्य वंश है और हर्यक वंश है। तो देखिए सबसे पहले जो था वो हर्यक वंश था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हर्यक वंश था। हर्यक वंश जो था वो 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक था, और इसका जो संस्थापक था हर्यक वंश का, इसका संस्थापक था बिंबिसार, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका संस्थापक जो था बिंबिसार था। हर्यक वंश के बाद आता है नंद वंश, तो जो नंद वंश था इसका टाइम पीरियड है 344 बीसी से लेकर के 323 बीसी तक, और इसका जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। इसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड है वो 323 बीसी से लेकर के 184 बीसी तक है, और इसका जो संस्थापक है सबको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश आता है, इसका टाइम है 184 बीसी से लेकर के 75 बीसी, और इसका जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था, और जो पुराणों में इसको सेनानी कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग था, और इसको जो है पुराणों में इसको जो है सेनानी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो सिकंदर के साथ भारत जो नहीं आया था वो था डाइमेकस, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। डाइमेकस जो है वो भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार जो सीरिया का राजा था एंटियोकस, उसने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत जो है वो बिंबिसार के दरबार में भेजा था, तो ये ध्यान रखिएगा, डाइमेकस जो है वो बिंबिसार के दरबार में आया था। बिंबिसार किससे संबंधित था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था, भी हमने ऊपर देखा। तो इसके दरबार में जो है वो डाइमेकस आया था, और ये डाइमेकस कहाँ का था? तो ये सीरिया का था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो कौन सा अभिलेख से ये हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त था उसका प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत पे भी था? तो वह रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ये जो अभिलेख है वो 150 ईस्वी का है, और इसे जो है रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात सौराष्ट्र में मिलता है। वहां पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसका नाम था पुष्यगुप्त। तो पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का हमें उल्लेख मिलता है वहां पे, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग जो है मौर्य साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन कौन शासक थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे? देखिए चंद्रगुप्त तो जैन में था, अशोक था, बिंदुसार नहीं था, और दशरथ।
तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा 2 और 4, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में थे, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जो ब्राह्मी लिपि थी उसको सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेस ने इसको 1837 ईस्वी में पढ़ा था। सांची की स्तूप पे जो अंकित था, लिखा हुआ था सांची स्तूप पे, उस पे जो ब्राह्मी अक्षर लिखा था उसको सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? तो जो भूमि कर लगाया जाता था उसको कौन सा अधिकारी वसूलता था? और ये पूछ रहा है मौर्य काल में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो होता था वो राज्य की जो भूमि होती थी उसे जो कर होता था उसको ये वसूल करता था सीताध्यक्ष। और अग्रोनोमाई, देखिए जो अग्रोनोमाई था ये जिले के अधिकारी को कहा जाता था। अग्रोनोमाई जो होता था वो जिले का जो अधिकारी होता था वो अग्रोनोमाई उसको कहा जाता था। और शुल्काध्यक्ष जो होता था ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय वगैरह थे उससे व्यवसाय होता था या व्यापार होता था उससे कर वसूल करता था। और जो अक्राध्यक्ष होता था ये खानों पर नियंत्रण करता था। तो अक्राध्यक्ष क्या करता था? तो ये खानों पे नियंत्रण करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का जवाब देना है। तो देखिए डिमेट्रियस जो है ये हिंदी यूनानी शासक है। रुद्रदामन जो है ये शक शासक है। और गोंडोफर्नीस जो है ये कुषाण शासक है। गोंडोफर्नीस जो है ये, यहाँ पे देखिए पल्लव नहीं होगा, ये हिंद पहला होगा, पल्लव लिखा है तो ये पहला शासक है। और विम जो है ये कुषाण शासक है। तो अगर इसको हम लोग मैच करेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। शक संवत का प्रारंभ किया गया था? देखिए जो शक संवत का प्रारंभ हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। और इसका जो संस्थापक था या प्रवर्तक था इसको लागू करने वाला वो था कनिष्क इसको प्रारंभ किया था। और अभी जो भारत सरकार प्रयोग कर रही है इसी शक संवत का प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो कौन जो है वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, पतंजलि जो है वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। ये सुंगकालीन विद्वान थे, ध्यान रखिए ये सुंगकालीन विद्वान थे, ना कि कुषाणकालीन थे। और इन्होंने जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना किया है पतंजलि ने। बाकी जो अश्वघोष हो गए, नागार्जुन हो गए, चरक हो गए, पार्श्व हो गए, ये सभी जो है वो कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। और ये कहा किसने है ते भी ध्यान रखिएगा। इसको जो भारत का नेपोलियन कहा ये विसेंट स्मिथ ने कहा है। तो विसेंट स्मिथ ने जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा है। और किसमें कहा है? तो उसकी जो बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता विजयों पर मुग्ध होकर के इसी ने जो है इसको भारत का नेपोलियन संज्ञा दिया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किसके सैन्य अभियान की चर्चा कर रही है? तो यहाँ पे जो है ये समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी रचना जो है वो हरिशेर ने किया था। ये उस समय समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये अशोक स्तंभ पे ही खुदवाया गया था और ये संस्कृत भाषा में है। कभी कभी इसकी भाषा भी पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा ये जो है संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था? देखिए जो आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था, दिए गए ऑप्शनों में यहाँ पे धन्वंतरी दिया है, चरक दिया है, भास्कराचार्य दिया है, सुश्रुत दिया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। भास्कराचार्य जो थे ये एक प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे, तो ध्यान रखिएगा ये जो थे वो खगोलज्ञ थे और गणितज्ञ थे। और इन्होंने जो है वो सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती, इनकी दो रचनाएं हैं, एक है सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक जो है ग्रंथों की इन्होंने रचना किया है। और ये इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर इन्होंने प्रकाश डाला है, इसलिए इसका सही जवाब तो बी हो जाएगा। धन्वंतरी जो थे ये देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे और ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। और चरक और सुश्रुत ये दोनों भी आयुर्वेद के जो है प्रख्यात विद्वान थे। चरक जो थे ये कनिष्क के राजवैद्य थे।
कनिष्क के जो है ये राजवैद्य थे और इनकी जो रचना है वो है चरक संहिता। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा, तो इसका जो पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है वो एरड़ से मिलता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। एरड़ कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट जो है ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है एरड़, और वहां पे जो है इसको भानुगुप्त का अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिया गया था मंदिरों एवं ब्राह्मणों को, वो दिया था गुप्तों ने। तो सही जवाब इसका ये हो जाएगा, गुप्तों ने दिया था। और देखिए जो सबसे पहला भूमि अनुदान का साक्ष्य मिलता है, जो सबसे पहला भूमि दान का साक्ष्य में मिलता है वो जो सातवाहन रानी थी, नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है हमें, नागनिका, उन्होंने किया था। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नानाघाट जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो ये भूमिदान से संबंधित है। तो ये किसका है? तो ये सातवाहन जो रानी थी नागनिका, इनसे ये संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? देखिए जो मृच्छकटिकम विषय है इसको लिखा है शूद्रक ने, और इसका जो विषय था वो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का इसमें प्रेम कथा को वर्णन किया गया। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। और ये क्या है? तो ये एक नाटक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो विक्रम संवत का जो प्रारंभ हुआ था वो 58 ईसा पूर्व में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और गुप्त कालीन जो सन है वो 319 से आरंभ होता है, ये बिल्कुल सही है। और भारत में जो मुसलमान शासन का युग प्रारंभ होता है वो 1192 से हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो भी दिया गया है चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ऑल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? देखिए जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है ये भारत में आया था 637 ईस्वी में, और उस समय जो है वो हर्षवर्धन का शासनकाल था। और जब ये आया था तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इस समय जो यहाँ के कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे, और ये वहाँ पे लगभग 1.5 वर्ष तक रहता है और योग शास्त्र का अध्ययन करता है। उसके बाद वो बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचता है, और अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वो जो है पुनः नालंदा आया और वहां उसने व्याख्यान दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्तोत्तर युग में जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो कन्नौज था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। उज्जैन से जो हट करके गुप्तोत्तर युग में प्रमुख केंद्र जो है वो कन्नौज हो जाता है। और कन्नौज में क्या है ना कि यहाँ पे गंगा और यमुना द्वाब क्षेत्र है, इस कारण से इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बाद में गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने इसको अपनी राजधानी बनाया, जो थानेश्वर से ले जाकर के कन्नौज अपनी राजधानी बनाता है। और बाद में जो है यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट स्थल बन जाता है, व्यापारिक स्थल के रूप में उभर कर आता है कि जो 3 शक्तियां थी, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, वो लोग भी इसके लिए लड़ाई करते हैं। जो हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष देखते हैं इतिहास में, वो कन्नौज के लिए ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन अर्थात श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो है वो सिंगल द्वीप या जिसको श्रीलंका कहते थे उसके विजय का कार्य पूर्ण किया था। यद्यपि जो राजराज प्रथम था इसने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों को अपना अधिकार वहां पे किया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। और राजेंद्र प्रथम जो था वहां का जो शासक था महेंद्र पंचम, उसको बंदी बनाकर ले आता है, चोल राज्य में भेज देता है, जहां वो 12 वर्ष तक रहता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द का द्योतक है। देखिए जो यवन प्रिय शब्द है ये प्रयुक्त होता था काली मिर्च के लिए, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित है, बताना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। देखिए जो मृच्छकटिकम है इसकी रचना शूद्रक ने किया है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है इसमें कि बुद्धचरित की जो रचना है वो वसुबंधु ने किया है, तो गलत है। बुद्धचरित की जो रचना है वो वसुबंधु ने नहीं किया है बल्कि वो अश्वघोष ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी रचना जो है वो अश्वघोष ने किया है, ना कि उसको वसुबंधु ने किया है, तो गलत हो गया। मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाख दत्त ने किया है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और हर्षचरित की रचना जो है वो बाणभट्ट ने किया है, बिल्कुल सही सम्मिलित है। तो 2 वाला नहीं सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित है। तो 1, 3, 4 इसका आंसर होगा, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64।
तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? देखिए ये तो बहुत प्रसिद्ध है, ये कहा गया है गीता में। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, गीता में कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ बुक्स दिए हुए, इस बुक के लेखक हैं। तो लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, लाइफ ऑफ ह्वेनसांग जो है वो हुइली ने लिखा है, बिल्कुल सही सुमेलित है। द नेचुरल हिस्ट्री, देखिए जो द नेचुरल हिस्ट्री है ये टॉलमी ने नहीं लिखा है, ये प्लिनी ने लिखा है। और टॉलमी ने क्या लिखा है? तो इसने भारत का भूगोल लिखा है। तो इस प्रकार तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, बी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। सी है हिस्टोरियल फिलिपिकल, इसके जो लेखक हैं वो पाइम्पेइस ट्रागस हैं, सही सुमेलित है ये। द हिस्ट्री जो है इसके लेखक जो है हेरोडेटस है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। देखिए जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना किया था धर्मपाल ने। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे प्रतिहार शासक है, तो प्रतिहार कहाँ के शासक थे? तो ये कन्नौज के शासक थे। चोल, चोल तंजौर में थे। परमार जो थे धारा नहीं है, धार के थे। और सोलंकी, सोलंकी अहिलवाड़ के थे। तो इस प्रकार इसका जो सही मैच हो जाएगा वो डी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? तो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति प्राप्त होती है? तो वो शासक था मोहम्मद गोरी। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी का जो ओरिजिनल नाम था इसको मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम कहा जाता था। और ये इसका जो भारत में युद्ध होता है तराइन का युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, ये पृथ्वीराज चौहान होता है जिसको हम लोग पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, इस युद्ध में होता है। तो 91 में तो ये हार जाता है, परंतु 1192 में ये विजयी हो जाता है मोहम्मद गोरी। और इसी के अपने सिक्के पे जो है वो देवी लक्ष्मी की आकृति प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 ईस्वी में स्थापना करता है और 1206 से लेकर के 1290 तक जो है वो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान या गुलाम वंश का शासक होता है, जिसमें सबसे जो है जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? देखिए जो गुलाम का गुलाम कहा गया है वो इल्तुतमिश को कहा गया है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था पहले, फिर बाद में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लेता है और अपनी लड़की की शादी भी करता है, इसको अपना दामाद भी बनाता है, अपनी पुत्री का विवाह भी करता है, ये इल्तुतमिश है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था? सिकंदर सानी की जो है उपाधि धारण किया था, तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी से कौन सा कथन जो है वो संबंधित है। तो पहला है कि उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। देखिए उसने अपनी ये जो मालगुजारी वसूला था जमीनों की पैमाइश करके, उसके पूरे सल्तनत में ये लागू नहीं था, ये केवल दिल्ली या उसके आसपास के एरिया में ही लागू था। और थर्ड है कि उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था। तो देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसने जो है जो परंपरागत अधिकारी थे जो लगान वसूलते थे, जैसे खुद मुकद्दम चौधरी कहा जाता है, उनका वो अधिकार छीन लेता है और उनके सारे विशेषाधिकार को समाप्त कर देता है। और उनकी जो भूमि थी उस भूमि से भी कर लेना स्टार्ट कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये कर वसूलने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करता है जिसका नाम होता है दीवाने मुस्त खराज। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है सेकेंड वाला गलत हो जाएगा, 1 और 3 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ये वेश में नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा इसमें मिसप्रिंट है। तो देश में राज्य किया था। तो देखिए जो सबसे अधिक समय तक राज्य किया था वो तुगलक वंश ने किया था। इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। तुगलक वंश जो राज्य करता है वो 1320 से लेकर के 1414 तक राज्य करता है।
और जो खिलजी वंश होता है, खिलजी वंश सबसे कम करता है, तो ये 1290 से लेकर 1320 तक करता है। और लोधी वंश जो होता है ये 1450 से लेकर के 1526, इसी के बाद से बाबर का आक्रमण होता है और बाबर जो है वो मुगल वंश का स्थापना करता है। और जो ये दास, जिसको गुलाम वंश का दास वंश लिखा है, जो गुलाम वंश था, इसका जो टाइम पीरियड है ये 1206 से लेकर के 1290 तक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। दीवान ए कोही किसे संबंधित है? देखिए जो दीवान ए कोही संबंधित है ये कृषि विभाग से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है ये कृषि विभाग से संबंधित था। और यहाँ पे दिया है किसने इसकी स्थापना किया था, तो ये तुगलक वंश से संबंधित है, तो मोहम्मद तुगलक ने किया था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, उसे राजा से? देखिए ये कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट दिया था बदायूनी ने, जो बदायूनी था उसी ने जो है ये इसका स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? देखिए जो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। निम्न को उनके कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है। रुकनुद्दीन है, मुबारक खान है, फिरोज शाह तुगलक है और आलम शाह है। तो इनको हम क्रम में लगाएंगे तो रुकनुद्दीन का जो टाइम पीरियड है वो 1236 है और मुबारक खान का जो है वो 1316 से लेकर के 1320 तक है। उसका से फिरोज शाह तुगलक ये 1351 से लेकर के 1388 तक है। और आलम शाह जो है ये 1445 से लेकर के 1451 तक है। तो इस प्रकार अगर हम इनको क्रम में लगाएंगे तो 1 2 3 4, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इनके दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए जो कृष्णदेव राय का शासन काल था वो विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उनके दरबार में जो तेलुगु के 8 कवि थे उन्हें ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। और इसके काल को जो है वो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है। और जो कृष्णदेव राय ने उपाधि धारण किया था ये भी ध्यान रखिएगा, ये आंध्र भोज की इसने जो है उपाधि धारण किया था। और इसने खुद रचना किया था। इसकी एक बहुत फेमस रचना जो बार बार एग्जाम में पूछता है वो है अमुक्त माल्याद, इसकी रचना है। और इसने एक नगर का निर्माण कराया था, वो भी एग्जाम में पूछता है, तो वो है नागलपुर नगर का जो है इसने निर्माण करवाया था। तो ये भी इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी थी, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। देखिए जो तालीकोटा का युद्ध है जिसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, तो ये लड़ा गया था 1565 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच इसको लड़ा गया था। कब? तो 1565 ईस्वी में इसको लड़ा गया था, जिसमें जो है विजयनगर साम्राज्य जो है वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो वित्तीय व्यवस्था थी उसकी जो मुख्य विशेषता थी वो भू राजस्व थी, भू राजस्व पे आधारित थी, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है वो सही रूप से सुमेलित है? तो पहला है दीवाने बंदगान। देखिए दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था और ये दासों की देखरेख के लिए इसका किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। देखिए दीवाने कुश्त खराज नहीं होगा, ये दीवाने मुस्त खराज, इसकी स्थापना जो है बलबन ने नहीं किया था, इसकी स्थापना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दीवाने मुस्त खराज की स्थापना किया था। और ये जो राजस्व में व्याप्त भ्रष्टाचार लूट था उसको समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना करता है अलाउद्दीन खिलजी। और दीवाने कोही, देखिए दीवाने कोही की स्थापना जो है वो किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये अकाल के टाइम में या संकट की स्थिति में किसानों की सहायता करने के लिए था, मतलब ये कृषि विभाग था। और नेक्स्ट है दीवाने अर्ज। देखिए जो दीवाने अर्ज है ये सैन्य विभाग से संबंधित है और इसकी स्थापना किया था बलबन ने। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो केवल ए सही है, दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है? देखिए यहाँ पे जो है खराज ये है भूमि कर, खुम्स जो है ये भूमि कर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। खुम्स जो था ये लूट का धन होता था, जब जो शासक है जब वो
युद्ध करता था तो जो माल वो लूटता था उसको खुम्स कहा जाता था। और इस लूट के माल का जो 4/5 भाग होता था वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। बाकी जो 1/5 भाग होता था वो सम्राट स्वयं जो है राजकोष में जमा करवा देता था। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, जब ये दो शासक आते हैं तो इन्होंने उसका उल्टा कर दिया, अर्थात वो 4/5 भाग जो है, ये 4/5 भाग वो लोग जो है वो राजस्व में रखवा देते थे और बाकी बचा हुआ 1/5 भाग जो है वो सबके सबके बीच में सेनाओं में जो है वो बांट देते थे। और उष्र जो है ये भी जो है ये खेती कर था, मतलब भूमि पर लगने वाला कर था, और कुक्तई भी जो था भूमि कर था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 3 4 होगा, तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, हदीस है। देखिए हदीस जो है ये एक इस्लामिक कानून की पुस्तक है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से कौन है जो सही है। तो सल्तनत कालीन के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी 2 और 4। तो जीतल और टंका ये 2 है सल्तनत कालीन मुद्राएं थी। ये दाम और रुपया ये दोनों ही जो है वो शेरशाह सूरी के समय से संबंधित है। जबकि ये जो इल्तुतमिश से चलाया था जो है तांबे का जीतल और चांदी का टंका, ये दोनों ही जो है सल्तनत काल से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, किताब उल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था। तो देखिए जो किताब उल हिंद की रचना किया था वो अलबरूनी ने किया था, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और इसी से जो है उस समय भारत की जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और ये गजनवी के साथ जो है भारत आया हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो देखिए भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था अमीर खुसरो ने, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। जियाउद्दीन बर्नी, देखिए जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही की रचना किया है, इसको 3 से मैच कर देंगे। हसन निजामी ने जो है वो ताजुल मासीर की रचना किया है। और मिनहाज उस सिराज इसने जो है तबकात मुबारक शाही की रचना किया है। और याहिया बिन अहमद जो है वो तारीख मुबारक शाही की रचना किया है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध, देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। और कलिंग का जो युद्ध हुआ था ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये 1576 ईस्वी में हुआ था। तराइन का जो युद्ध हुआ था ये 1192 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो अकबर ने जो है ये आईने दसाला की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसने जो है प्रतीक मुद्रा चलवाया था। और इल्तुतमिश जो है ये चहलगामी अमीर की स्थापना करता है। और शेरशाह जो है वो सड़क ए आजम की स्थापना करता है या सड़क ए आजम का निर्माण करवाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, सही मैच। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थी। तो शेख उल हिंद की जो पदवी दिया गया था वो शेख हलीम चिश्ती को दिया गया था, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। शेख हलीम चिश्ती जो है ये सूफी संत थे, ये अकबर इन्हीं से आशीर्वाद लेने के लिए गया था। उसके बाद इनको पुत्र जो होता है जहांगीर वो पैदा होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया है। तो बाबर ने जो जिहाद की घोषणा किया था खानवा के युद्ध में किया था, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। और ये खानवा का युद्ध हुआ था कब, तो ये 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इसमें कौन था, राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच जो है वो खानवा का युद्ध होता है, जिसमें जो है बाबर जीतता इस युद्ध को और उसके बाद से वो जो है जिहाद का घोषणा भी करता है और गाजी की उपाधि भी धारण करता है। तो ये भी ध्यान रखना, बाबर जो है इसी में गाजी की उपाधि जो है वो धारण करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, शेर शाह का उत्तराधिकारी था। देखिए जो शेर शाह का उत्तराधिकारी था वो इस्लाम शाह था, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इस्लाम शाह को जलाल खां भी कहा जाता है, ये शेर शाह का छोटा पुत्र था। 94 नंबर क्वेश्चन है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी। देखिए जो अबुल फजल की मृत्यु हुई थी वो हुआ था शहजादा सलीम, जिसको जहांगीर कहा जाता है, इसके कारण हुआ था, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। शहजादा जो सलीम था उसने विद्रोह करके इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा था अकबर के टाइम पे।
तो अकबर 1602 ईस्वी में दक्षिण में जो ये इनका मित्र था ये अबुल फजल, उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और सलीम को मनाओ, सलीम को मना करके ले आओ। तो जो मनाने के लिए वो जाते हैं इलाहाबाद, उसी समय क्या होता है कि सलीम जो होता है वो ओरछा के जो बुंदेला सरदार थे वीर सिंह देव, उनको कहता है कि आप रास्ते में ही उनको मार दीजिए। तो वो जा करके रास्ते में ही जो है उसकी हत्या कर देते हैं अबुल फजल की। इस प्रकार जो है अबुल फजल की हत्या का जो जिम्मेदार होता है वो शहजादा सलीम होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। 95 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? पहले किसको भेजा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जहांगीर के दरबार में किसको भेजता है? तो हॉकिंस को भेजता है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। हॉकिंस को जो है वो 1608 ईस्वी में आता है हॉकिंस इसके दरबार में। और जहांगीर जो होता है वो हॉकिंस को जो है वो इंग्लिश खां की उपाधि भी देता है और 400 का मनसब भी प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? जो मुगल चित्रकला थी वो जहांगीर के टाइम पे जो है वो अपनी पराकाष्ठा पे थी। इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कुछ स्मारक दिए हैं, उनके निर्माता का नाम दिया है। तो बाबर ने जो है वो जामा मस्जिद का निर्माण कराया है। हुमायूं ने जो है वो दीने पनाह दिल्ली में है जो इसका निर्माण करवाता है। और अकबर जो है वो जहांगीरी महल का निर्माण करवाता है। और जहांगीर जो है अकबर के मकबरे को पूर्ण कराता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 98। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दारा शिकोह को दफनाया गया था कहाँ पे? तो इसको जो है वो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है उसी मकबरे में दफनाया गया है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि किया था? देखिए जो पुरंदर की संधि किया था वो शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुआ था। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। 1665 के आरंभ में क्या होता है, औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजता है। और जय सिंह जो थे वो कछवाहा शासक थे। वो युद्ध, शांति और दोनों ही कला में वो बहुत निपुण व्यक्ति थे और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। तो उन्होंने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए जो है शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने पुरंदर के किलों पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। और ये जो संधि हुआ था ये जून 1665 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता था उनका नाम बताना है। तो औरंगजेब जो दक्षिण भारत में जो 2 राज्यों को जीतता है वो बीजापुर और गोलकोंडा को। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। बीजापुर और गोलकोंडा को जो है औरंगजेब जीत करके अपने साम्राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। इसी के साथ जो है ये टेस्ट पेपर समाप्त होता है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखने के लिए आप लोग